हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक पारिक। ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज विद अभिषेक पारिक में आपका स्वागत है। मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, उसका नाम है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। ब्लड प्रेशर का बढ़ना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। अपन इसके अंदर देखते हैं जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल कितना होता है उसके बारे में, और ब्लड प्रेशर है उसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको देखते हैं अपन। मान लो ये अपनी ब्लड वेसल है, क्या है अपनी? ये ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल के अंदर ये ब्लड बह रहा है, और इसका अगर मान लो इस पे प्रेशर बढ़ता है, क्या हुआ? इसका प्रेशर किस पे पड़ता है? जो ब्लड वेसल है उसकी जो वॉल है उसके ऊपर इसका प्रेशर पड़ता है, तो अपन क्या बोलते हैं उसको? ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड प्रेशर। अगर मान लो इसका नॉर्मल प्रेशर से अगर इंक्रीज हो जाता है, क्या ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरटेंशन कहते हैं। और जो अपन देखते हैं हाइपरटेंशन कब कहलाएगा? ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है तो वो क्या होगा? हाइपरटेंशन। यार अपन देखें नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? वो चीज अपन देखें 120/80 mmHg कितना होता है? नॉर्मल कितना होता है? 120/80 mmHg कितना होता है? 120/80 mmHg। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है इसके अंदर? सिस्टोलिक होता है अपना 120, और डायस्टोलिक होता है अपना 80 mmHg। ठीक है, सिस्टोलिक अपना कितना हुआ? 120 mmHg और डायस्टोलिक 80 mmHg। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि जो हाइपरटेंशन है उसको अपन किस आधार पे बोलेंगे कि अपना हाइपरटेंशन है। यार अपना 120 से बढ़ रहा है 121, 22, 23, तो इसको अपन क्या हाइपरटेंशन बोल देंगे? नहीं, इसको अपन हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे। इसका भी एक क्राइटेरिया होता है, वो अपन देखेंगे कि हाइपरटेंशन अपन कब बोलेंगे। अगर मान लो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना हो? 140 से ज्यादा या फिर 140 हो, तो अपन क्या बोलेंगे? इसको हाइपरटेंशन कहेंगे। अगर मान लो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 90 mmHg या फिर उससे ऊपर है, तो अपन क्या बोलेंगे? इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या हुआ इसका क्राइटेरिया? अगर मान लो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ज्यादा है तो क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा। या फिर अपन देखते हैं जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये जो 80 था, इससे अगर मान लो 90 या फिर 90 से ऊपर होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो क्या बोलेंगे अपन? इसको हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है। अब इसका अपन देखते हैं कि ये जो हाइपरटेंशन है उसका क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं हाइपरटेंशन के, वो चीज अपन देखेंगे। हाइपरटेंशन के टाइप या फिर क्लासिफिकेशन। हाइपरटेंशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। पहला अपन देखेंगे यार क्लासिफिकेशन के अंदर पहला हाइपरटेंशन कौन सा होगा? अपना पहला हाइपरटेंशन होगा एसेंशियल हाइपरटेंशन या फिर प्राइमरी हाइपरटेंशन, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कि जो अपना होता है आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन। कौन सा? एक तो अपन बोल सकते हैं प्राइमरी, दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं इसको? एसेंशियल, या फिर तीसरा अपन इसका नाम दे हाइपरटेंशन। ठीक है, प्राइमरी हाइपरटेंशन,
एसेंशियल हाइपरटेंशन या फिर आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन। ये इसके क्लासिफिकेशन फर्स्ट हुआ। अब इस क्लासिफिकेशन के कोज क्या होंगे ये अपन देखते हैं। इसके कोज है वो अननोन होंगे, पता नहीं रहेगा किस कारण से अपना हाइपरटेंशन हो रहा है, वो चीज अपने को मालूम नहीं रहेगी, अननोन कोज होंगे। तो इसके क्या होगा, अननोन कॉजेज, अननोन कॉजेज होंगे। दूसरा अपन देखेंगे इसके अंदर यार, दूसरा हाइपरटेंशन सेकेंडरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन किस वजह से होगा, ये अगर मान लो कोई टारगेट ऑर्गन है उसके डिजीज के कारण अगर मान लो हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, जैसे किसके कारण बढ़ सकता है, रेनल डिजीज है मान लो, अगर मान लो पेशेंट के अंदर रेनल डिजीज है उसके अंदर हाइपरटेंशन बढ़ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन। या फिर अपन देखते हैं कई बार कि जो वेस्कुलर डिजीज होती है, वेसल्स के अंदर डिजीज कौन कौन सी होती है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, इसकी वजह से अगर मान लो हाइपरटेंशन हो रहा है तो क्या होगा, वेस्कुलर हाइपरटेंशन या फिर अपना सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो इसमें आएगा। ठीक है, तो अपन इसमें देखते हैं कौन कौन सा। पहला अपन देखते हैं रीनल डिजीज, दूसरा अपन देखते हैं कौन सा, वेस्कुलर, अगर इनकी वजह से अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो कौन सा होगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं तीसरा इसका टाइप आता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होता है उसके बारे में अपन देखेंगे कि जो इसका हाइपरटेंशन है, पहले अपन लिख लेते हैं। थर्ड वन क्या है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर क्या होगा, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना होगा, 120 mmHg या फिर उससे ज्यादा हो जाएगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। अब इसके अंदर एक ये क्या होती है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है वो एक इमरजेंसी केस है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल केस है, क्योंकि अगर मान लो 80 से जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 होता है, 80 mmHg, और इससे ज्यादा अगर मान लो कितना हो गया 120 या फिर इससे ज्यादा हो जाता है तो ये एक इमरजेंसी केस है। ठीक है, और इसके अंदर अपने को इमीडिएट ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होती है। और इसके अंदर क्या होता है, टारगेट ऑर्गन डैमेज होने का खतरा रहता है। टारगेट ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, अपन टारगेट ऑर्गन देखते हैं। तो टारगेट ऑर्गन है वो एक तो किडनी, रेनल है वो अपनी एक टारगेट ऑर्गन है, वो इसमें खराब हो सकती है। दूसरा अपन देखते हैं ब्रेन, तीसरा देखते हैं अपन जो अपनी रेटिनल एरिया है वो रेटिना है, ठीक है वो चीज। उसके बाद अपन देखते हैं हार्ट, इसके अंदर भी एक तरीके से कोई भी दिक्कत आ सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, तो ये चीज अपन इसमें देखते हैं। ठीक है, जो इसमें मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है उसके अंदर। उसके बाद अपन देखते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है। यार ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब है कौन सा हो गया, चौथा, ऊपर लिख देता हूं। हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है उसके बारे में अपन देखेंगे कि जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर क्या होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना हो जाता है, 180 mmHg से ऊपर हो जाता है। कितना होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 180 mmHg से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा अपना हाइपरटेंसिव क्राइसिस। या फिर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, 120 mmHg।
क्या होगा, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 180 mm ऑफ Hg से ज्यादा अगर हो जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। अगर मान लो इसके अंदर ब्लड प्रेशर कितना हो गया, डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 120 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाता है तो अपन क्या बोलते हैं इसको, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये क्या होता है, इसके अंदर नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट, क्या है, इसको नीड है इमीडिएट ट्रीटमेंट इसको देना पड़ेगा। और इमीडिएट ट्रीटमेंट के अंदर अपन क्या देंगे, जो अपना सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है वो अपन इसके अंदर प्रिस्क्राइब करते हैं। क्या होता है, सोडियम DOC, इसकी DOC है क्या, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये इसकी DOC है। ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है उसकी। अगर मान लो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता क्या है, ये अपन देखें दोबारा से कि जो अगर मान लो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना हो जाए, 180 mm ऑफ Hg से ऊपर हो जाए या फिर 120 mm ऑफ Hg से ऊपर डायस्टोलिक प्रेशर हो जाए तो अपना क्या कहलाएगा, ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहलाता है। उसके बाद अपन देखेंगे जो इसके अगला टाइप के बारे में। अगला टाइप क्या है अपना इसका, अदर टाइप एक और अपना देखते हैं अपन इसके अंदर, कौन सा टाइप है अदर, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। पांचवा अपन देखें, यार ये सुना सुना सा लग रहा है, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब है व्हाइट यानी सफेद, कोट यानी कोट, अपन जो एप्रॉन पहनते हैं वो। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब है सीधा सा कि अगर मान लो पेशेंट है वो बेड रिडन है, लेटा हुआ है, ठीक है, पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर, और अगर मान लो हेल्थ केयर वर्कर को अगर देखता है पेशेंट, किसको, एक तो या मान लो डॉक्टर को देखता है, ब्लड प्रेशर चेक करने आ रहा है डॉक्टर, उसको देखता है, या फिर नर्सिंग ऑफिसर है, जो नर्स है, नर्सिंग ऑफिसर है, उसको देखता है कि वो बीपी लेने के लिए अपनी आ रहा है या फिर अपने वो ट्रीटमेंट देने आ रहा है, और इस स्थिति में उसका जो ब्लड प्रेशर है वो अगर हाई हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन सीधा सा मालूम पड़ रहा है, व्हाइट सफेद, कोट अपना जो एप्रॉन होता है वो, और हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर है उसका हाई हो जाना, इंक्रीज हो जाना। तो क्या कहलाएगा, ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहलाता है। इसके बाद में अपन देखेंगे जो इसके रिस्क फैक्टर है उसके बारे में। जो रिस्क फैक्टर है इसके, किस किस से ये जो हाइपरटेंशन है हो सकता है वो अपन इसमें देखेंगे। इसको भी दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। जो रिस्क फैक्टर है इसके उसको दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। रिस्क फैक्टर दो है। कौन सा, पहला अपन देखें रिस्क फैक्टर, पहला क्या होगा, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का मतलब क्या है कि यार ऐसा रिस्क फैक्टर जिसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब कि इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो क्या होगा, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अब नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर आते हैं जिसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज क्या है, अपन वो चीज देखेंगे इसके अंदर। पहला अपन देखें कि यार इसमें ऐसा कौन सा रिस्क फैक्टर होगा जिससे हाइपरटेंशन हो सकता है और इसको अपन मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज है अपना फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री, मान लो उसके जो पेशेंट है उसके फादर, ठीक है, उसके ग्रैंडफादर, उनको भी अगर मान लो हाइपरटेंशन है
फादर को भी है, ग्रैंडफादर को भी है, ठीक है, या फिर और किसी को है, तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो उसका चाइल्ड है उसके अंदर भी अगर मान लो ब्लड प्रेशर की शिकायत आ रही है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। मॉडिफाई भी अपन इसको नहीं कर सकते हैं यार, अपन जो फैमिली हिस्ट्री है उसको अपन मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। या फिर दूसरा अपन देखते हैं जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर के कारण वो तो वही हो गया इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री। जेनेटिक फैक्टर है, इसके कारण अगर मान लो हाइपरटेंशन हो रहा है, उसके पीढ़ी में जो पिछली जो पीढ़ी थी उसके अंदर मान लो उसके अंदर हाइपरटेंशन था, तो वो हाइपरटेंशन उसके चाइल्ड में भी आ जाता है या फिर उस पेशेंट में आता है, तो क्या होगा, वो जेनेटिक हिस्ट्री या फिर क्या होगा, फैमिली हिस्ट्री होगी। और इसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, मॉडिफाइबल नहीं है, मॉडिफाइबल नहीं है। दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा अपन क्या देखेंगे, जो मेल होते हैं उनकी जो बीपी है वो ज्यादा होती है, किसकी तुलना में, फीमेल की तुलना में। क्या होती है, जो मेल होते हैं उनकी तुलना में जो फीमेल है उनकी कम होती है। फीमेल्स की क्या होती है, कम बीपी होती है, और जो मेल होते हैं उसके अंदर हाइपरटेंशन ज्यादा मिलता है अपने को। हाइपरटेंशन ज्यादा मेल में मिलता है और फीमेल में कम मिलता है। इसको भी अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं है ये क्या है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। उसके बाद अपन देखेंगे कि जो एक ओबेसिटी है, ओबेसिटी को भी अपन एक तरीके से आजकल वो नहीं कर पाते, मॉडिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि एक तरीके से ओबेसिटी है वो भी एक तरीके से डिजीज हो गई है। क्या है, डिजीज है एक तरीके से ये भी, क्या, ओबेसिटी। इसको भी अपन मॉडिफाई करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट ये मॉडिफाई नहीं हो सकती है। इसको अपन किस क्राइटेरिया में रखे हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के क्राइटेरिया में रखे हैं। ओबेसिटी के कारण भी अपने क्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद अपन देखेंगे कि जो अपनी एज है, क्या है अपनी एज के अनुसार भी जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है, और इसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसमें क्या क्या आएंगे, अपना फैमिली हिस्ट्री आएगी, उसके बाद जेनेटिक फैक्टर्स आएंगे, मेल के अंदर ज्यादा होती है ब्लड प्रेशर और जो फीमेल्स की तुलना में कम, फीमेल के अंदर अपने को कम देखने को मिलता है और जो मेल है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए अपन ने ओबेसिटी, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा एज के बारे में कि अपन एज को भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद अपन देखते हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, वो चीज देखेंगे कि जिन चीजों को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो चीज अपन देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, वो चीज अपन देखेंगे। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से होंगे जिनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, वो चीज अपनी क्या कहलाएगी, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। इसके अंदर पहला आता है अपनी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। ठीक है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, इसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपन इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा अपन देखते हैं इसके अंदर स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, स्मोकिंग की वजह से जो अपना एक तरीके से अपन देखें इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं अपन, मॉडिफाई इसको करने के लिए अपन जैसे इसको स्मोकिंग बंद कर दें तो अपना क्या होगा, एक तरीके से रिस्क फैक्टर है और वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, अपने दो प्रकार के लिपोप्रोटीन होते हैं, HDL और LDL, और इस वजह से स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, अपने जो HDL है उसकी मात्रा तो जाती है कम और जो LDL है वो है बढ़ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, अपने जो ब्लड वेसल है उसके अंदर डिपोजिशन हो जाता है LDL का, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसका तो वो तो बढ़ जाता है, उसका अमाउंट बढ़ जाता है, और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो हो जाता है कम, और इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। तो वो चीज अपन देखेंगे, स्मोकिंग को अपन मॉडिफाई करेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि स्मोकिंग का कोई फायदा नहीं है तो आप इसको कृपया बंद कर दें, वो चीज अपन कहेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो
एक्सरसाइज, इसमें अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे कि स्ट्रेस, यार जो स्ट्रेस है उसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। पेशेंट को कहेंगे कि आप स्ट्रेस ना लें, आपकी जो कंडीशन है वो थोड़ी गलत है, जो आपकी हाइपरटेंसिव जो कंडीशन है उसको आप सुधारने के लिए आप स्ट्रेस ना लें तो बेटर होगा। तो वो चीज़ अपन इसको पेशेंट को कहेंगे, इसको भी अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। जो पेशेंट है उसको मॉडिफाई कर सकता है, जो स्ट्रेस है उसको अपन दूर रख सकते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे जो डाइटरी जो हैबिट है, डाइटरी हैबिट के अंदर साल्ट, मान लो पेशेंट है वो साल्ट ज़्यादा इंटेक करता है तो उसके अंदर क्या होगा, सोडियम का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, अपना हाइपरटेंशन होने के चांस बढ़ जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अपन क्या कहेंगे पेशेंट को, साल्ट को इंटेक कम कर देंगे, जो साल्ट है उसका इंटेक कम कर देंगे तो उसके अंदर एक तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हुआ। उसके बाद अपन देखेंगे जो कोकीन है उसका, इनका जो ड्रग्स है ज़्यादातर उनका इंटेक अपन कम कर दें तो इसकी वजह से क्या होगा, अपना हाइपरटेंसिव होने से अपन बच सकते हैं, हाइपरटेंशन होने से बच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद अपन देखते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कॉम्प्लिकेशन इसके क्या क्या हो सकते हैं, उससे पहले अपन देखेंगे इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसके बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होते हैं इसके, क्या देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम कि जो क्लाइंट है इसके अंदर साइन सिम्टम कौन कौन से होंगे वो चीज़ अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन सिम्टम। जो पेशेंट है हाइपरटेंशन का उसके अंदर क्या होगा, ये पेशेंट है अपने को फटीग लगेगा, अपने को पेशेंट थका हुआ महसूस होगा, अपने को दिखेगा कि ये थका हुआ लग रहा है, थोड़ा सा ये थोड़ा लिथार्जी लग रहा है पेशेंट, ठीक है। उसके बाद में रिड्यूस एक्टिविटीज, उसकी एक्टिविटीज है रिड्यूस, उसकी जो एक्टिविटीज है वो कम हो जाएगी। यार पेशेंट है वो फटीग लगेगा, अगर मान लो फटीग है तो उसकी एक्टिविटीज वो नहीं करेगा और इसकी वजह से अपने को जो क्लाइंट है वो क्या लगेगा, फटीग लगेगा। उसके बाद अपन देखेंगे डिजीनेस, ठीक है, पेशेंट क्या लगेगा, अपने को डिजीनेस लगेगा। उसके बाद अपन देखेंगे कि जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, पाल्पिटेशन होगा या फिर उसके अंदर एंजाइना। पाल्पिटेशन क्या होता है, पेशेंट को खुद को फील होगा कि अपना हार्ट है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, एक तरीके से बहुत तेज़ धड़कनें अपनी जो है वो आ रही है। तो वो चीज़ अपन क्या देखेगा, पेशेंट अपने को कहेगा कि मुझे जो हार्ट की जो साउंड है वो एक तरीके से सुनाई दे रही है, मुझे महसूस हो रहा है कि अपना हार्ट है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो ये चीज़ अपन देखेंगे पाल्पिटेशन के अंदर। और जो एंजाइना होता है वो क्या होता है, एंजाइना का मतलब है चेस्ट पेन, इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन हो सकता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एंजाइना, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो इसके अंदर क्या होगा, डिस्निया, एक तरीके से डिस्निया हो सकता है इसके अंदर, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में इसको तकलीफ हो सकती है। तो ये चीज़ अपन इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर देखेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में, किसके कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इसकी वजह से हो सकता है, जो ब्लड प्रेशर है उसके हाई होने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर हो सकते हैं। तो वो चीज़ अपन इसमें देखेंगे। आप खुद सोचिए इसके बारे में कि जो ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से अपने को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो वो चीज़ अपन देखेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन देखेंगे हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या हो सकता है। पहला आप खुद सोचिए इसके बारे में, टारगेट जो ऑर्गन है अपने वो डैमेज हो सकते हैं, टारगेट ऑर्गन की डिजीज हो सकती है।
अब टारगेट ऑर्गन के अंदर कौन कौन से आते हैं? हार्ट है अपना, ब्रेन है, किडनी है, आई है। तो इन चीज़ों के अंदर क्या हो सकती है, इसकी वजह से डिजीज हो सकती है। उसके बाद अपन देखेंगे इसके अंदर CAD भी हो सकता है, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी इसके अंदर हो सकती है, किसकी वजह से? अपने जो अपना हाइपरटेंशन है उसकी वजह से क्या हो सकता है? CAD हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है। इसके अलावा देखेंगे क्या हो सकता है इसके अंदर? रेटाइनल जो डिजीज है या फिर डैमेज हो सकता है उसका, रेटाइनल जो एरिया है अपना वो डैमेज हो सकता है। उसके बाद अपन देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस की दिक्कत भी आ सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस एक वैस्कुलर डिजीज है। उसके अंदर क्या होता है मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ। एथेरोस्क्लेरोसिस इसके अंदर क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि अगर मान लो ये अपनी ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के अंदर जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो धीरे धीरे इसका डिपोजिशन हो रहा है, और इस डिपोजिशन की वजह से जो ब्लड वेसल है उसका डायमीटर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और इससे क्या होगा कि जो ब्लड है, ये ब्लड है वो प्रॉपर रूप से इसके अंदर होके नहीं जा पाएगा, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होगा इसके अंदर? हाइपरटेंशन ये हो सकता है। और इसकी वजह से क्या होगा? इसका डिपोजिशन बढ़ जाएगा, और इस चीज़ की वजह से अपन देखते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन इसका बढ़ जाता है। तो अपना ये कॉम्प्लिकेशन कंप्लीट हुआ। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आगे से आगे शेयर करें। मैं आपके लिए नए से नए वीडियो लाता रहूँगा। MSN के अंदर मैंने आपको ये जो हाइपरटेंशन है वो आपका कंप्लीट कर दिया है। उससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है जो हार्ट के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया है उसके बारे में आप अच्छी तरह पढ़ें। जो मैंने कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट पढ़ाया है या फिर उसकी ECG पढ़ाई है, तो उन चीज़ों को आप पढ़ते रहें, आगे से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।